गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो तीन कंपनियों के बारे में जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में काम करती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है। वो कंपनियों के रिजल्ट्स में भी हमें बहुत एविडेंट रहती है। कंपनियां जो है एनबीएफसीज में और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में 30-35% का ग्रोथ कर रही है। इसलिए इस स्पेस को जानना, इस स्पेस में क्या हो रहा है, इस स्पेस में क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जिनके रिजल्ट्स अभी Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के आए हैं, जिनमें नाम आता है होम फर्स्ट फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। कुछ 7-8 अगस्त को उनका रिजल्ट है। उस रिजल्ट के बाद वी विल ऑल्सो एनालाइज द इंडिया शेल्टर हु इज बेसिकली द लीडिंग as of now the peer in this whole affordable housing finance space। इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, लेकिन कंसिडरिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले ही एक प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक द मनी इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज। बट ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को हम समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में आप अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं। वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, उनको अभी जो है वो घर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में थोड़ा बहुत इनकम स्ट्रैटेजी आ रहा है, वैसे वैसे द बेसिक नीड इन इंडिया इज़ टू हैव देयर ओन हाउस। आप भी देखोगे इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है, पॉवर्टी से अभी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। तो आई थिंक द हाउसिंग नीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ एज अ होल स्पेस। हाउसिंग स्पेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत सारी कंपनियों में इसमें बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, जैसे रेपको होप फाइनेंस जैसे का नाम होगा, गृह फाइनेंस का नाम होगा। तो बहुत सारे कंपनियों में इसमें हिस्टोरिकली बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है, क्योंकि इंडिया में आप देखोगे इस कंपनियों में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है। आप डिजिटली ऐप के थ्रू अपने कस्टमर्स को लोन देते हो और वहाँ से कलेक्शन एफिशिएंसी ड्राइव करते हो, तो जिसका फ़ायदा इन कंपनियों के पैट में नंबर में दिखता है। तो गेट एन ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ in very kind of easy thing in the affordable housing finance space, और जिसके चलते कंपनियों को EPS ग्रोथ अच्छी मिलती है और हमें तो एज ए इन्वेस्टर EPS ग्रोथ चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को समझने के लिए आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये जो कस्टमर को लोन देते हैं, वो जो लोन टिकट एवरेज साइज़ होता है वो कुछ 5 लाख 10 लाख इतना ही टिकट साइज़ होता है। जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करें तो उनका जो एवरेज टिकट साइज़ है वो कुछ 11 लाख की तरफ है, और वो लोन किस लोगों को देते हैं जो लोअर इनकम ग्रुप से होते हैं, मतलब बहुत ही नीचे नहीं, लेकिन एक अगर कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में काम करता है, उसकी जो आमदनी है मंथली वो 50,000 के नीचे है, तो उन लोगों को ये लोन देने का काम करती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आप किन लोगों को लोन दे रहे हो, तो उससे वो डिफाइन करता है कि कंपनी में एसेट क्वालिटी कैसे रह सकती है, GNPA के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, आपका एग्जीक्यूशन लेवल को किस तरीके से ट्रैक करना होता है। अगर मान लो ये जो लोन देते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू फाइनेंस, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में घर बनवाने के लिए लोन देते हैं, और इन सारी कंपनियों का मोस्टली 83% ऑफ द बुक जो होता है वो प्योर एंड प्योर हाउसिंग फाइनेंस में होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी, जैसे मास फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो सारे सेक्टर्स में काम करती है, MSME में काम करती है, गोल्ड में काम करती है, हाउसिंग में काम करती है। लेकिन ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका नाम ही है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, मतलब ये 10-11 लाख का ही लोन देते हैं और वहाँ से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। और इंडिया में आप देखोगे टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में देयर इज़ अ ह्यूज नीड to build an house for their own survival, own self, और इसके लिए इस स्पेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। और आपने देखा होगा कि हाउस एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, हर किसी के लिए हाउस चाहिए, इसीलिए इस स्पेस में ग्रोथ ज़्यादा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो पहले तो एक NBFCs है जहाँ पर ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है, जहाँ पर ग्रोथ का स्केल भी अच्छा है बिकॉज ऑफ द न्यू इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। तो ये तो रहा 1-2 मिनट अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अब थोड़ा सा वापस आते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के नतीजे के ऊपर, एप्टस वैल्यू के नतीजे के ऊपर और आधार हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट के ऊपर। तो होम फर्स्ट फाइनेंस जो कंपनी है, तो उसने अपने नतीजों में AUM ग्रोथ जो की है वो 28% की कुछ ग्रोथ की है, 28.6% की AUM ग्रोथ की है। और ये कंपनी जो है वो मार्केट कैप करती है अराउंड लाइक 13,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। बहुत ही अच्छी फिनोमिनल कंपनी है। कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में, मतलब ये जो अभी रिजल्ट अप्रैल में जून के जो रिजल्ट्स
घोषित हुए उनमें जो 35.5% की पैट की ग्रोथ हुई है। तो मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी को मिला है। इस कंपनी जो डिसबर्समेंट है उसका रेट भी अच्छा है। डिसबर्समेंट का जो रेट है वो भी कुछ दे हैव क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस, मतलब अगर Q4 फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, Q4 25 और Q1 की बात मैं करूँ तो वहाँ पर डिसबर्समेंट थोड़ा सा जो है वो 2-3% से कम हुआ है। लेकिन अब अगर आप YY लेवल के ऊपर बात करोगे तो कुछ 20-28% का उन्होंने डिसबर्सल किया है। और ये जो कंपनी है ये इसका जो मार्केट शेयर था 2022 में 1.3% मार्केट शेयर था टोटल फाइनेंस स्पेस में, NBFC स्पेस में, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। तो ये जो अभी बढ़ के जो हुआ है वो 2.3 हुआ है और मार्केट शेयर को आगे जाते हुए वो 5% मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं पिछले आगे आने वाले 1-2 साल में। मतलब एक कंपनी है जो अच्छी तरीके से अपने लोन बुक को हिस्टोरिकली होम फर्स्ट फाइनेंस 30% से ग्रो करती है। इसका जो मार्केट शेयर था पहले 1.3 था, अभी 2.3 हो गया है और वो 5% मार्केट शेयर की बात कर रहा है। मतलब कोई भी कंपनी अगर मार्केट शेयर कैप्चर की बात करती है तो वो कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी में है कि कंपनी का जो ROE का नंबर है वो 13% का नंबर है। वो आगे जाके दे वॉन्ट टू गो अबाउट लाइक 15% ऑफ द ROE, मतलब ROE इंचअप की बात वो अपने कॉन कॉल में कह रहा है। तो कंपनी डिसबर्समेंट 28% की है, ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को मिल रहा है, कंपनी आगे जाके ROE के नंबर के इंचअप की बात करती है। कंपनी ने हालांकि Q1 में थोड़ा सा डिसबर्समेंट कम किया है लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए उनके 20% का डिसबर्समेंट का उनका गाइडेंस है। और उनका कॉन कॉल में यही कहना था कि Q2 और Q3 और Q4 में इस चीज़ को हम इंचअप करेंगे। यस, उन्होंने थोड़ा बहुत डिसबर्समेंट, और नॉर्मली क्या होता है कि NBFC का जो स्पेस है, हाउसिंग फाइनेंस का जो स्पेस है वो बहुत ही लीन क्वार्टर होता है Q1 में। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं Q3 में, Q4 में उनकी डिसबर्सल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। Q3 में भी आपने देखा होगा ये कर्नाटका इशू हुआ, ये हुआ, उसकी वजह से Q3 में तो उनकी डिसबर्समेंट घट गई थी, लेकिन Q4 में डिसबर्समेंट उनकी अच्छी रही थी। तो 20% के ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया है और दे आर हैप्पी टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। दूसरी चीज, इस कंपनी ने QIP भी किया है, 1250 करोड़ का QIP सक्सेसफुली किया है। QIP किया है मतलब इक्विटी को डाइल्यूट किया है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें अभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं और जिसके चलते इनका थोड़ा सा ROE का नंबर, क्योंकि ROE की डेफिनेशन होती है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर की इक्विटी अगर डाइल्यूट हो गई तो थोड़ा बहुत ROE में आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड दिखेगा। 14% अभी ROE, आपने प्रेजेंटेशन PPT खोला होगा तो वहां पर आपको 14% दिखाएगा। वो इसकी वजह से क्योंकि इक्विटी को डाइल्यूट किया है, लेकिन आगे जाते हुए ये तो वन टाइम ऑफ होता है, आगे जाते हुए ये जो QIP किया है वो ग्रोथ के लिए ही उन्होंने QIP किया है। तो अभी 15% की बात की ROE 1-2 साल में वो करने की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल नंबर्स में आते हैं। उनका ओपेक्स टू एसेट का नंबर जो है वो 2.7% है, वो गाइडेंस के मुताबिक है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पर थोड़ा सा मुझे इंचअप लगा। इस अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, पहले 5 करोड़ की क्रेडिट कॉस्ट थी, अभी 11% की क्रेडिट कॉस्ट हुई है। हर एक फाइनेंशियल कंपनी को आपका एनालिसिस करने के लिए 2-3 चीज़ होती है। पहले, क्या वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस में काम कर रही है, क्या वो उसका स्पेस अच्छा कर रहा है। दूसरी चीज़, उसकी डिसबर्समेंट कितने % से हो रही है, तो इनकी तो डिसबर्समेंट अच्छी हो रही है, Q1 में कम हुई है लेकिन 20% का ग्रोथ गाइडेंस उनका है आगे जाते हुए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा ही कि इसका AUM किस तरीके से ग्रो कर रहा है और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो पैरामीटर्स होता है उसका है एसेट क्वालिटी, क्योंकि अगर आपने जो लोन दिया है उसको वापस भी तो लेना है। उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी के पैरामीटर्स कैसे हैं, उसके ग्रॉस NPE के नंबर्स कैसे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नंबर कैसे हैं, NNPA के नंबर कैसे हैं, उसका DPD बकेट मतलब ड्यू पास डेट जो होता है, मतलब कोई भी अगर लोगों ने इनसे लोन लिया हुआ है उनका मंथली EMI जो है, अगर एक बंदे ने अगर 30 दिन तक मंथली EMI नहीं दिया वो 30+ DPD बकेट में चले जाता है। अगर 15 दिन के अंदर, मतलब 15 दिन का एक्सटेंशन हुआ है उसको EMI पे करने के लिए, तो वो 1+ DPD बकेट में चले जाता है। तो अगर होम फर्स्ट फाइनेंस की मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा इंचअप मुझे नजर आ रहा है। 4.5 से 5.4 का 1+ DPD बकेट बढ़ चुका है। अगर मैं GNPA का नंबर करूं तो 1.7 से 1.8 का GNPA का नंबर बढ़ा है और NNPA का नंबर भी कुछ 30 BPS से बढ़ा हुआ है। तो मतलब अगर एसेट क्वालिटी देखूं तो थोड़ा बहुत मुझे डिटोरिएशन लग रहा है। अगर मैं 30+ DPD की बात करूं, वहाँ पे भी कुछ 3.7, पहले 3.5 हुआ करता था। तो GNPA के नंबर थोड़ा सा इंचअप हुए हैं, इतना ज़्यादा भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन देखना होगा, वो एग्जीक्यूट करना होगा हमें कि किस तरीके से वो अपने आगे आने वाले समय में उस चीज़ को
एड्रेस करते हैं। कलेक्शन इफिशिएंसी जो 98% की होती थी, नॉमिनल कलेक्शन इफिशिएंसी, जो मतलब लोगों ने पहले लोन लिया है उन लोगों का जो कलेक्शन इफिशिएंसी का रेट है, मतलब कितने लोग वापस हमें पैसे दे रहे हैं, उसका नंबर अगर मैं देखूं तो वहां पर थोड़ा मुझे डिटोरिएशन भी लग रहा है। तो एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन तो मुझे सारे हाउसिंग फाइनेंस में लग रहा है। मैंने एप्टस वैल्यू फाइनेंस की भी बात करूंगा, वहां पर भी जीएनपी के नंबर बढ़े हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस के भी बढ़े हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस को तो ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं मिला है। होम फर्स्ट फाइनेंस की मैं बात करूं तो कंपनी की जो डिसबर्समेंट के नंबर है वो अच्छे हैं, एयूएम के नंबर अच्छे हैं, कंपनी के पैट के नंबर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन नजर आ रहा है। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा कहते हैं कि ये सीजनल क्वार्टर होता है, थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है, सीजनैलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। अप्रैल में उनको थोड़ा सा सूरत और तिरुचुर और ये जो तमिलनाडु के एरियाज में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहे थे, लेकिन कंपनी के कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि जुलाई में वहाँ जो कलेक्शंस वहाँ के थे, वहाँ के डिसबर्समेंट जो थी वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो अप्रैल में अगर देखोगे डिसबर्समेंट की मैं बात करूँ, उनका टारगेट था 430 करोड़ का, लेकिन उन्होंने 380 करोड़ का ही डिसबर्समेंट किया था। तो डिसबर्समेंट इन अप्रैल थोड़ा सा कम था, मई जून में वो नॉर्मलाइज हुआ, जुलाई में तो नॉर्मलाइज है उन्होंने अभी इस रिसेंट कॉन कॉल में उनका कहना है। अभी थोड़ा बहुत वापस आते हैं कि इतना सब होने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे यार स्टॉक तो मतलब नॉर्मली 15-20% से गिरा हुआ है, 1500 का हाई लगा के स्टॉक अभी 1200 में बैठा हुआ है। नॉर्मली आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, कभी भी इसका प्राइस टू बुक 5 के ऊपर चले जाता है तो होम फर्स्ट फाइनेंस में एक सेलिंग आती है। वो सेलिंग इस वजह से आती है क्योंकि यहाँ पर मॉरिशस फंड का एक प्राइवेट इक्विटी है, ऑरेंज क्लो करके एक प्राइवेट इक्विटी है, वो ऑफलोड कर रहा है, उनके जो मैच्योरिटी समय उनका आ गया है, इसीलिए वो अभी स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। मतलब जो प्राइवेट इक्विटी जो है वो पहले ही होम फर्स्ट फाइनेंस में गई थी, उनकी मैच्योरिटी पीरियड आ गई है। आप उनके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को थोड़ा सा माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करना। पिछले समय दिसंबर आई थिंक अक्टूबर नवंबर में 2024 में भी 5 टाइम्स बुक ये कंपनी गई थी, तो वहाँ से एक सेलिंग आती है। वो सेलिंग इसलिए आती है कि ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है उनकी मैच्योरिटी फंड की हो गई है और उनको वहाँ से एग्जिट करना है। तो ये हैंगओवर हमेशा मुझे आई वॉज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक वेदर टू गो फॉर दिस हाउसिंग फाइनेंस और नॉट। कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस है, लेकिन इनमें जो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो क्या करता है 5.6 5.7 पे अगर उसका प्राइस टू बुक चले जाए तो वहां से सेल बहुत करता है। तो मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द स्टॉक हैज बीन टैंक लाइक 15-20% डिस्पाइट ऑफ द गुड रिजल्ट्स। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे एसेट क्वालिटी अच्छी लग रही है एंड एवरीथिंग। एसेट क्वालिटी में जो डिटोरिएशन है वो एक है, मतलब वो एक रीजनेबल लेवल है। वो कहती है कि 300 बेसिस का पॉइंट का तो ऊपर एसेट क्वालिटी डिटोरेशन होता ही होता है, सीजनेबली वीक क्वार्टर होता है। तो एसेट क्वालिटी को मुझे थोड़ा सा एनालाइज इस कंपनी को करना होगा, लेकिन थोड़ी सी अट्रैक्टिव बेट है। अभी मैं रुका ही इसलिए हुआ हूँ इस कंपनी के लिए बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द रिजल्ट ऑफ इंडिया शेल्टर की जो ग्रोथ है वो 35% की ग्रोथ है Q4 में, और पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ क्वार्टर से 35% की बहुत अच्छी ग्रोथ इंडिया शेल्टर ने की है। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो अपने स्पेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ से पेस से ग्रो कर रही है, सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्केट शेयर को कैप्चर कर रही है, और वहाँ पर मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है, उसका प्राइस टू बुक मुझे कम नजर आए। अगर मैं होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करूँ, इंडिया शेल्टर की बात करूँ, हालांकि इंडिया शेल्टर के Q1 के नंबर नहीं आए हैं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ Q4 की, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे विल प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। तो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन की नज़र से 3 के ऊपर है इंडिया शेल्टर का, और इनका प्राइस टू बुक 5 के लेवल पे था। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो होम फर्स्ट फाइनेंस लिटिल बिट लोअर देन द इंडिया शेल्टर, इसीलिए इंडिया शेल्टर में पैसा ज़्यादा फ्लोट होता था, पैसा ज़्यादा पीपल आर ट्राइंग टू मूव इट। इसीलिए इंडिया शेल्टर का स्टॉक आप देखोगे 700 से लेकर 1000 तक की रैली वो लगाया था। वो उसका रीज़न ही वही था क्योंकि प्राइस टू बुक चीप था और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस का प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट प्राइस टू बुक ज़्यादा होता था और इसका जो प्राइवेट इक्विटी वो आके माल को बेचता था। और दूसरी चीज़ वहाँ पर होती थी, ये कंपनी तो अच्छा ही परफॉर्मेंसेस करती थी। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अगर आप देखोगे उन्होंने अच्छा ही दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि 40 BPS तक उनका क्रेडिट कॉस्ट हायर एंड ऑफ द ट्रैजेक्टरी रहेगा। उनके प्रोविजन के नंबर में भी उनका जो बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला ही होता है प्रोविजन डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अगर आपकी प्रोविजन बढ़ने वाली है तो क्रेडिट कॉस्ट जो गाइडेंस है वो आपका बढ़ना चाहिए नॉर्मली, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आप अगर थोड़ी NBFC फाइनेंस के स्पेस को देखे हुए तो सारी स्टॉक में थोड़ा सा एक प्लम्पनेस आया है, जिसके बाद बजाज फाइनेंस ने कमेंट्री दी है कि थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेस नजर आ रहा है MSME स्पेस में, बिकॉज
वहाँ से जो सारी स्पेस में इंडिया शेल्टर का भी स्टॉक गिरा, होम फर्स्ट का भी स्टॉक गिरा, हम रीज़न तो बहुत ढूंढ सकते हैं कि स्टॉक क्यों गिरा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सेटबैक करूँ और मैं देखूँ कि सेक्टर में क्या हो रहा है, जिस दिन के बाद बजाज फाइनेंस ने जो कमेंट्री दी है एमएसएमई फाइनेंस स्पेस में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस नजर आ रहा है, वहाँ से सारे इन स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर है। अभी वो सेलिंग प्रेशर कितना रहता है, कितना सस्टेनेबल रहता है, ये तो टाइम ही बताएगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दिट। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एनालाइज कंपनीज ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, बिकॉज फंडामेंटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर मुझे फंडामेंटल ये नजर आ रहा है कि स्टॉक अगर 5 के बुक से अभी 4 के बुक पे आ रहा है, या अगर 3 के बुक के आता है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव बेट बन जाएगा, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है, गाइडेंस अच्छे है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। तो इन सारे स्पेस में बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा दूसरे कंपनी के ऊपर आते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये साउथ इंडिया से शुरू हुई थी कंपनी और इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉर्मली ये कंपनी 30% का ग्रोथ इंजन हुआ करती थी। Q1 के नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 24% की AUM ग्रोथ है और पैट की ग्रोथ 28% की है। लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इस समय हुआ क्योंकि डिसबर्समेंट की ग्रोथ है YY लेवल के ऊपर 15% की है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के लेवल के ऊपर 27% का डी ग्रोथ है, मतलब डिसबर्समेंट को कम किया है। दूसरी चीज़, उनका जो CEO का अगर आप सुनोगे तो उन्होंने कहा है कि पहले वो कहते थे 2028 तक हम अपने लोन बुक को ग्रोथ करेंगे 25,000 करोड़ की तरफ। अभी लोन बुक है कुछ 11,000 करोड़ का, तो मतलब 2.5 टाइम्स ग्रोथ वो करने जा रहे थे। वहाँ पर आपको ग्रोथ का पैरामीटर लग रहा था 25 to 30% का कैगर बात कर रहा हूँ। मतलब अभी जो लोन ग्रुप है वो 11,000 करोड़ का है, CEO बोलता है 25,000 करोड़ करेगा बाय फाइनेंशियल ईयर 28। ये तो लास्ट कॉल की बात थी। अभी उसके CEO ने कहा है कि मेरी जो लोन बुक की ग्रोथ है 11,000 करोड़, 11,700-800 कुछ हुआ है। अभी उनका कहना है कि मैं ग्रो करूंगा FY 28-29, मतलब 1 साल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि 25,000 वो करेगा। तो मतलब क्या है, पहले कंपनी का गाइडेंस, कंपनी कोई ऐसे आके नहीं बताएगा आपको, ये ढूंढने पड़ेंगे नुआंसेस। कंपनी नहीं बताएगा कि मैं तो ये खराब करने वाला हूँ, नहीं तो स्टॉक में प्रेशर आ जाएगा। तो कंपनी को हमें एनालाइज करना चाहिए कि पहले आप बोलते थे कि 2028 तक 25,000 करोड़ का AUM आप करोगे और अभी आप बोल रहे हो कि 2029 तक हम करोगे, तो मतलब आपने टाइमलाइन बढ़ा दिया। मतलब क्या कर दिया, इनडायरेक्टली आपने अपने गाइडेंस को घटा दिया और वो मुझे डिसबर्समेंट में नज़र भी आ रहा है। और इसीलिए आप देखोगे कंपनी में अभी थोड़ा सा साइडलाइंस का मोमेंटम है, कंपनी ज़्यादा चलती नहीं है और ऊपर से सेलिंग भी आती है। इनमें भी कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, तो कंपनी ज़्यादा चलती नहीं है। अगर मैं पूरे स्पेस में बात करूँ, एप्टस वैल्यू फाइनेंस जो 30% से ग्रो कर रहा था, अभी वो बात कर रहा है 20 to 22% का AUM ग्रोथ की। मतलब वो 25,000 करोड़ का जो नॉमेनक्लेचर उनके CEO ने दिया है, वहाँ से जो पता चलता है 2025 चल रहा है, 2029 तक 25,000 करोड़ फ्रॉम 11,000 वो कर रहा है। अगर आप कैगर का कैलकुलेशन करोगे तो 22 to 25% का कैगर वहाँ से आता है। और आप अगर देखोगे दूसरी एक चीज़, इस कंपनी के भी GNPA के नंबर बढ़े हैं। इस कंपनी का GNPA का नंबर कुछ 1.4 किया है। अभी पिछले 5-6 क्वार्टर से इतना बड़ा GNPA का नंबर नहीं था। 30+ DPD बकेट में भी वृद्धि हुई है, 1+ DPD में भी वृद्धि वहाँ पर हुई है। तो ये कंपनी जो है पहले ROE करती थी 17, 18, 19% का। ROE का नंबर अच्छा है, वो तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 20% का ROE करती है। और अगर 20% का ROE करती है, लेकिन उसका प्राइस टू बुक थोड़ा सा महंगा है, 4-5% 5 का प्राइस टू बुक रहता है। और एप्टस वैल्यू फाइनेंस, जो मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि आप ग्रोथ करते थे 30%, लेकिन आपकी ग्रोथ जो अभी धीरे धीरे कम हो रही है। और दूसरा चीज़ जो मैंने देखा है कि इनको भी थोड़े से प्रॉब्लम अभी नज़र आ रहे हैं। ये भी जो कंपनी है वो अभी उड़ीसा, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी अपना एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन आई वुड लाइक टू सी दैट थिंग हैपनिंग इन योर डिसबर्समेंट। आई वांट टू सी हैपनिंग इन NIM एक्सपांशन। आई वांट टू सी दैट इज हैपनिंग इन योर स्प्रेड, क्योंकि इनका जो स्प्रेड है तो लगभग 8 to 9%, 8.7% का इनका स्प्रेड होता है। तो इस स्प्रेड के बेसिस के ऊपर तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, मैं अगर समरी में बताऊं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को कम कर रही है। थोड़ा सा आते हैं वापस आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। आधार हाउसिंग फाइनेंस भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी है, जिनकी नंबर आए, उन्होंने जो ग्रोथ की है 22% की ग्रोथ की है। और जो उनका पैट का ग्रोथ है वहाँ पर उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। तो आप अगर एज ए इन्वेस्टर यू वांट टू इन्वेस्ट, आपका जो पैसा है वो लिमिटेड है, आपके पास इतनी ज़्यादा पैसे की पेड नहीं लगा हुआ है कि आप अगर जाके हर चीज़ में पैसे डालोगे। हमें पैसे डालना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बेहतर कौन प्रदर्शित कर रहा है, उनके डिसबर्समेंट की ग्रोथ, उसकी AUM की ग्रोथ, उसकी पैट की ग्रोथ, उसके GNP के कंट्रोल एसेट। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रही है और वहाँ पर मुझे जो ऑपरेटिंग लिवरेज भी अच्छा मिले और मुझे एसेट क्वालिटी को डिटोरिएट भी ना करना पड़े। ऐसी
कंपनी मुझे चाहिए। तो उस कंपनी के अगर मैं कंपैरिजन में करूँ, जितने भी रिजल्ट अभी तक घोषित हुए हैं, एप्टस के हो, आधार के हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो 1 लाख करोड़ AUM की कंपनी है पहले से, वो 25% की ग्रोथ करती थी Q4 में। अभी जो नंबर आया है कुछ उन्होंने अपने गाइडेंस को घटाया है 20-22% से, तो मतलब वो उन्होंने भी अपना गाइडेंस को घटाया है। तो आप बताओ, और उनका प्राइस टू बुक देखोगे, वो वैल्यूएशन के नज़र से बहुत 5 का प्राइस टू बुक है। प्राइस टू बुक मैं क्यों बोलता हूँ वीडियोस में, क्योंकि प्राइस टू बुक प्रदर्शित करता है कि वो कंपनी में कितना री रेटिंग हो सकता है। प्राइस टू बुक इक्वल टू पी, मतलब प्राइस टू बुक ये जो कंसेप्ट है हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में बोलते हैं, मतलब NBFCs में बोलते हैं। अगर मुझे कोई FMCG कंपनी है तो वहाँ पर मैं पी की बात करूँगा। तो मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो एक रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे ऊपर अभी लिमिटेड है और आगे जाते हुए उनकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस बात करता है, मैं अपने मार्केट शेयर को 5% मतलब बढ़ाने वाला हूँ, मुझे ROE के नंबर में बढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत डिटोरिएशन क्वालिटी में हुआ है, बट दैट्स ओके। आई मीन इट्स अ सीजनेबल क्वार्टर, दैट कैन हैपन टू दिस। बट थोड़ा बहुत जो डिटोरिएशन है वो सारी स्पेस में चला जाए। लेकिन मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस क्यों लूँ? वहाँ पर जो ग्रोथ है वो सबसे लेस है, क्योंकि आपको कार की तरफ से देखना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो अपने स्पेस में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। FMCG में मुझे वही करना है, फाइनेंस में वही करना है, बैंक में वही करना है, टेक्नोलॉजी में वही करना है, मुझे अगर सीमेंट सेक्टर है वही उसमें वही करना है। मुझे एसेट क्वालिटी डिटोरिएट ना होते हुए एक अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी चाहिए, और वो कंपनी अभी यहाँ पर रेस चल रही है होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडिया शेल्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। एक्टर्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का जो अभी स्टॉक है वो 5% अप है। वो क्यों है यार? इफ़ यू फोकस मोर अबाउट दी चार्ट, यू विल नॉट एबल टू मेक मोर मनी। यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस वाइज, विच बिजनेस इज डूइंग बेटर एज ऑफ नाउ, दैट इज द होम फाइनेंस। हालांकि डिटोरेशन है एसेट क्वालिटी में, बट वी हैव टू सी हाउ द Q2's numbers pan out and how India Shelter's numbers pan out. If India Shelter's keep growing at 35%, तो पैसा तो वहाँ पर ही ग्रो होगा, तो पैसा इधर नहीं ग्रो हो पाएगा होम फर्स्ट फाइनेंस डिस्पाइट ऑफ द गुड रिजल्ट, बिकॉज पैसा उसी की तरफ भागता है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। जोमेटो स्विगी का नाम ले लो, आप अगर देखोगे जोमेटो के नंबर भी उसी अराउंड रहते हैं। स्विगी तो इतना खराब तो नहीं है, मतलब खराब ही है एक्चुअली, EBITDA के नंबर तो डाउन ही चले जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में प्रॉफिटेबल होने की बात करते हैं। लेकिन फिर भी जोमेटो ट्रेडिंग एट हाई वैल्यूएशन और स्विगी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने इसमें ब्लिंकिट की अगर ग्रोथ आप देखोगे इंस्टामार्ट के कंपैरेटिवली, तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर जोमेटो में है। तो वही केस आता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। कौन सी कंपनी सबसे आगे बढ़ रही है? उसका नाम होम फर्स्ट फाइनेंस या इंडिया शेल्टर हो सकता है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू लाइक माय एनालिसिस, देन प्लीज like, share and subscribe, which will give the motivation for me to come up with the different topics and different innovative good companies in front of you. Affordable housing finance को आप ट्रैक करना, कॉन कॉल को पढ़ना, you will get more knowledge, more ideas. If you have any opinions about it, please let me know, and I'm happy to learn from you guys as well. So that's it from my end for today's video. Hope you like this video. Please like, share and subscribe, and मिलते हैं next video में. Thank you very much guys.